12वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। बच्चों, इस पुस्तक में पहले पाठ के रूप में हमारे सामने है मनोहर श्याम जोशी जी का पाठ, लिखा हुआ पाठ सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी जी अपने कहानियों या अपने लेखों, अपनी रचना के साथ बड़े स्पष्ट, मार्मिक और चुटीले अंदाज में अपनी बातें कहने के लिए, उनकी लेखनी ऐसी रचनाओं के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। ये जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत है, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें सिल्वर वेडिंग, सिल्वर जुबली जैसी, रजत जयंती जैसी कोई बात है। संभवतः वेडिंग एनिवर्सरी के सिल्वर जुबली से संबंधित कोई कथा हो सकती है। तो जी हाँ, हमारा ये जो हमारे मन की उत्सुकता है या जो हमारा विचार है बिल्कुल सही है। पाठ कुछ इसी तरह के भाव पर आधारित है जो इसका केंद्र बिंदु है। यानी सिल्वर जुबली या सिल्वर वेडिंग इस पाठ का केंद्र बिंदु जरूर है, उसी के इर्द गिर्द पूरा पाठ घूम रहा है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ बहुत सारी आवश्यक बातें इस पाठ के साथ जुड़ी हैं और कई सारे विचार इसमें जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ जो एक भाव, एक विचार या एक समस्या, कुछ भी हम कह सकते हैं, वह है पीढ़ी का अंतराल, जनरेशन गैप, जो इस पाठ के साथ बड़े गहरे तक जुड़ा हुआ है। कैसे, ये हम पाठ में आगे पढ़ते हुए देखेंगे। इस पाठ को पढ़ने में बच्चों एक चीज़ मैं स्पष्ट करूंगी कि जैसे मैंने आरोह के पाठों की व्याख्या भी प्रस्तुत की है, कविताओं की और कहानियों की, जहां मैंने कोशिश की है कि पंक्ति दर पंक्ति आपको हर चीज़ स्पष्ट की जाए, क्योंकि उनकी जो रचना कौशल या उनका जो थोड़ा सा अलग वो कहानियाँ साहित्य की, उसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रयोग है और परीक्षा की दृष्टि से भी वो हमें ज़्यादा अंक दिलाते हैं या उनको बहुत अच्छे से समझना, उसमें से कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम उसे एक एक पंक्तियों की हमने व्याख्या की है। इन पाठों को जो अपेक्षाकृत आसानी से और समझने योग्य हैं और इसमें से जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखे जाएं तो प्रश्न उत्तर आते हैं, जिसमें से हमारे लिए कुछ मूल्यपरक प्रश्न भी आते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर इन पाठों की व्याख्या या इनका जो भाव है इनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम कहानी एक एक पंक्ति के हिसाब से नहीं, बल्कि जो मूल संवेदना है जिन जिन पैराग्राफ्स की, जिन पंक्तियों की या जिस पृष्ठ की, उसके हिसाब से हम इसे एक कहानी के रूप में जानते जाएंगे और जहाँ कुछ विशेष है वहाँ पे हम उस चीज़ को बताएंगे, या आपको बीच में मेरे बोलने के समय ऐसा लगता है तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। और जो मुख्य बातें होंगी पाठ की संबंधित, जो हम लिख सकते हैं या लिखने की ज़रूरत जिन्हें पड़ती है, उन बिंदुओं को हम पाठ के अंत में आपको या तो टाइपिंग के माध्यम से या फिर PDF का लिंक डाल के, जैसे भी संभव होगा वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम ये पाठ सिल्वर वेडिंग। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कार्यालय से। एक कार्यालय है जहां सेक्शन ऑफिसर के रूप में YD पंत हैं। वहाँ के सेक्शन ऑफिसर हैं YD पंत, यशोधर पंत जिनका पूरा नाम है, जो समय के बड़े पाबंद हैं, जिन्हें हम बहुत कहते हैं बड़े पंक्चुअल हैं, समय के बहुत पाबंद हैं। उन्हें देखकर लोग ऑफिस की घड़ी मिलाते हैं उनके आने और जाने का समय देख के। और इसी तरह से पंत जी अपने ऑफिस में बैठे हैं और जैसे ही उनकी घड़ी में 5:30 बजता है, वो अपना काम लगभग निपटा चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, अपनी फाइलें वाइलें बांध के तैयार होते हैं कि अब घर से चला जाए। आसपास के लोगों पर मातहत यानी उनके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, उनके चारों तरफ देखते हैं कि सब अभी बैठे हैं, क्योंकि उनका तो मौका मिले तो वो चले जाएं, जिनके काम ख़त्म हो गए रहें। लेकिन ऑफिस का समय चूँकि 5:30 बजे का है और जो सेक्शन ऑफिसर है वो इतना पाबंद है, तो सब 5:30 तक बैठे ही रहते हैं। और ये जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं, इनका एक नियम था कि वैसे तो ऑफिस में बड़े नपे तुल्य व्यवहार के साथ रहते थे, लेकिन जाते जाते ऑफिस के सभी कर्मचारियों से मिलते जुलते, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए
ये निकलते थे जिससे कि कार्यालय का माहौल अच्छा रहे। इसी तरह से वो जब आते हैं तो बाकी जो भी नए पुराने कर्मचारी थे सब कुछ न कुछ एक दूसरे से बातें करते हैं। कुछ जो नए बच्चे आए थे जिसमें से इसमें एक चड्ढा का नाम लिखा हुआ है, और भी जो नए कुछ बच्चे आते थे जो थोड़े से नए फैशन के होते थे, थोड़े स्वच्छंद होते थे, इस तरह के लोगों का व्यवहार पंत जी को पसंद नहीं आता है। वो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं, थोड़ा अच्छे नहीं लगते हैं। ये यहाँ बच्चों इस पूरी कहानी में ये समहाउ इम्प्रॉपर बहुत बार आएगा। ये समहाउ इम्प्रॉपर पंत जी का तकिया कलाम है। तकिया कलाम वो हम उसे कहते हैं कि कुछ शब्द या कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कुछ लोग, ये सबकी आदत नहीं होती, कुछ लोगों में होता है कि वो अपने हर बात में उस निश्चित शब्द या वाक्य का प्रयोग करते हैं जो उनका प्रिय वाक्य होता है, जिसे हम तकिया कलाम या प्रिय वाक्य कह सकते हैं। तो ये इनका प्रिय वाक्य है समहाउ इम्प्रॉपर। ऑफिस वालों से जैसे मिलते जुलते हैं, सब आपस में बात करते हैं। इनकी घड़ी को लोग चूनेदानी कह के इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी है। तो इसी तरह से चड्ढा इनकी घड़ी का मजाक उड़ाता है, लेकिन पंत जी को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहते मेरी घड़ी बड़ी अच्छी है, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, बिल्कुल सही चलती है। और इस बात को फिर से चड्ढा कहता करे तो बाबा आदम के ज़माने की है, अब तो डिजिटल घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। तो यशोधर पंत तो उसकी बात का जवाब देते हैं कि नहीं, ये तो मेरी शादी की घड़ी है और बहुत सही चलती है, मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कह के आपस में वो हाथ मिला के एक जो दोस्ती का माहौल पैदा करने की बात है, उस तरह की बातें करते हैं कि ये हंसी मजाक की बातें हैं। इसी के साथ, इस बात के साथ उन्हें थोड़ी सी उसी बीच में एक झलक अपने स्कूल के टाइम की, किशनदा के समय की आ जाती है कि कैसे वो सब इसी तरह एक दूसरे से हाथ मार कर बातें करते थे। जैसे ही वो थोड़ा सा ख्यालों में खोते हैं, तब तक दूसरी आवाज़ चड्ढा की आती है कि अरे आपकी घड़ी शादी की है, तो आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू अपनी शादी का समय बताते हैं। नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। और उनके बताते ही बाकी के कर्मचारी हिसाब किताब लगाकर कहते हैं कि अरे आज तो फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, सिल्वर वेडिंग है, 25 साल आपकी शादी के हो गए। यशोधर जी इस बात पे थोड़ा खुश होते हैं और थोड़ा शर्मा भी जाते हैं। ये उनकी एक ऐसी अदा है जो उन्होंने किशनदा से सीखी थी। यहाँ तक कहानी में 2 बार किशनदा आ चुके हैं। किशनदा का प्रवेश और हो उसके पहले हम स्पष्ट कर दें बच्चों कि ये किशनदा कौन है। किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व थे। यशोधर बाबू कुमाऊं के थे, उत्तरांचल में जो एरिया पड़ता है कुमाऊं के तरफ के थे यशोधर पंत। किशनदा भी वहीं के थे और दिल्ली में रहते थे। यशोधर पंत के पिता की जब बड़ी कम आयु में मृत्यु हो जाती है, कोई नौकरी भी उन्हें नहीं मिलती है, बहुत कम उम्र होती है, उस समय किशनदा उन्हें अपने साथ लाते हैं। कोई नौकरी पहले नहीं मिलती तो अपने यहाँ मेस में काम दिला कर रखते हैं, मेस का काम वो करते हैं और जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी नौकरी भी लगवा देते हैं। और किशनदा सिर्फ यशोधर बाबू के नहीं बल्कि ऐसे कई पहाड़ के जो पहाड़ी क्षेत्रों से, कुमाऊं के क्षेत्रों से आने वाले नवयुवक थे, उनके बहुतों के गॉडफादर थे। कहीं ना कहीं दिल्ली में उन्हें नौकरी दिलाना, उनके स्थापित होने का प्रयास करना, उनसे जुड़े रहना, भले बुरे की पहचान कराना, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां किशनदा ने ले रखी थी। तो उन सारे नवयुवकों के लिए वो एक अभिभावक की तरह थे और उन्हीं किशनदा को यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। किशनदा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन यशोधर बाबू के दिल दिमाग में, उनके विचारों में वो जीवित थे। यही किशनदा रह रह कर कहानी में आप देखेंगे कि जगह जगह बार बार उनके विचारों में आ जाते हैं। तो जैसे ही सब कहते हैं कि आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है और थोड़ा चपरासी को बुलाकर कहते हैं कि आज तो पार्टी पंत जी की तरफ से पक्की है। यशोधर जी कहते हैं कि अरे ये सब बड़े साहबों के चोचले हैं, ये सब जो पश्चिमी सभ्यता है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, हमारा कल्चर ये नहीं है। तो चड्ढा कहता है कि भाई ज़्यादा कुछ मत करिए, थोड़ा चाय वाय खिला पिला दीजिए, हमें तो इतने से ही मतलब है। यशोधर बाबू ने निकाल के पैसा दिया और कहते हैं कि जो मेरा कस्टम नहीं है, जो
हमारे रीति रिवाज नहीं है, उनको मनाना, उनको फॉलो करना मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। तो ऐसा कहते हैं और बाकी लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार पैसा देते हैं कि आप लोग ठीक है खाइए पीजिए, मेरी तरफ से पार्टी कीजिए, लेकिन मैं रुकना मेरे लिए थोड़ा उचित नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह से पैसा दे के वो निकल जाते हैं। वो ऑफिस से घर के लिए अब पैदल जाते हैं। पहले वो साइकिल से आते जाते थे, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है कि वो साइकिल पे आए जाएं। स्कूटर चलाना इन्हें आता नहीं और कार खरीदना संभव नहीं है, इसलिए ये पैदल जाते हैं। यहाँ से ही कहीं ना कहीं झलक एक हमें मिल जाती है जनरेशन गैप, जो जगह जगह पीढ़ी का अंतराल, विचारों का मतभेद, टकराव आता है कि बच्चों के कारण, कि बच्चों को पसंद नहीं है तो साइकिल पे नहीं आते, और उन्हें कार ले नहीं सकते तो कार में नहीं आते हैं, और पिताजी को स्कूटर की सवारी अच्छी नहीं लगती इसलिए स्कूटर पे भी नहीं आता, तो एक ही रास्ता बचा है कि पैदल आते हैं। तो इसी विचारों में ऐसे ही सोचते विचारते वो ऑफिस से निकल जाते हैं पैसा वैसा दे के, लेकिन माफ़ी मांगते हुए कि मैं इसके लिए रुक नहीं पाऊँगा। ऑफिस से निकलकर मंदिर जाना, मंदिर में थोड़ी देर प्रवचन वगैरह सुनना और फिर सब्जी लेते हुए घर जाना, ये उनका रोज़ का नियम है। उनका मंदिर जाना भी उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आता कि अभी आप बूढ़े थोड़ी ना हो गए हैं, लेकिन यशोधर बाबू इस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका अपना सिद्धांत है, वो भी किशनदा का दिया हुआ, कि जिसको जो कहना है सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो वो ऑफिस से निकलते हैं, मंदिर आते हैं, और मंदिर में जाते हुए उनकी नज़र अचानक उस जगह पर पड़ती है जहाँ कभी किशनदा रहा करते थे। वहाँ देखकर, उस चीज़ को देखकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, किशनदा से जुड़ी, अपने परिवार से जुड़ी, और मुस्कुराते हुए उन चीज़ों का ध्यान देते हुए फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ खड़े खड़े उन्हें ये भी ध्यान आता है कि किस तरह से घर को लेके, क्वार्टर के लेके परिवार वालों के साथ उनका मतभेद होता है, और इसीलिए वो अब जल्दी घर नहीं जाना चाहते कि घर पे जाके अगर बहस ही करनी है तो उससे अच्छा मैं आराम से मंदिर होते हुए, बाज़ार होते हुए घर पहुंचूंगा। उन्हें याद आता है कि मतभेद कैसे कैसे होते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि कैसे जो जनरेशन गैप कैसे स्पष्ट होता है, कैसे प्रकट होता है। कि यशोधर बाबू का बेटा एक विज्ञापन संस्थान में नौकरी करता। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत तेज़ तर्रार नहीं था, लेकिन वो 1,500 रुपये की नौकरी कमाता है। बच्चों, ये 1,500 रुपये जिस ज़माने की कथा, उस समय बहुत ज़्यादा रहे होंगे। ये यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है कि इतनी शिक्षा में इतनी ज़्यादा पैसे वाली नौकरी कैसे, हमें तो अभी भी नहीं मिलता जबकि हम रिटायर होने वाले हैं। निश्चित इसमें कुछ समहाउ इम्प्रॉपर होगा। तो अपने ही परिवार के साथ उनके जो आदर्श कैसे टकराते हैं कि बड़े बेटे की नौकरी या उनके दूसरे बेटे की बात, जो आईएएस के एलाइड सर्विसेज में आ गया था लेकिन वो फिर से तैयारी कर रहा है। ये भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है कि जब अलाइड में आ गया तो कोई ना कोई नौकरी तो मिलनी ही थी, फिर क्यों दोबारा समय बर्बाद करना। बेटी का भी उन्हें मेडिकल पास करने के बाद शादी करने से इनकार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। दूसरा बेटा अमेरिका चला गया है, वो भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता कि अपने देश में भी रह के काम किया जा सकता। अर्थात एक तरफ तो वो खुश होते हैं कि उनके बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर भी लगता है, और फिर वो खुद ही सोचते हैं कि शायद यही जनरेशन गैप है। तो इन्हीं सारे विचारों में उलझते हुए वो मंदिर में भी बैठे हैं और सोच रहे हैं, चल रहा है मन में। जैसे अक्सर होता है ना कि एक चीज़ हमें याद आती है, उससे जुड़ी बहुत सारी कड़ियाँ ध्यान आती हैं। यशोधर बाबू बच्चों के साथ साथ उनकी पत्नी की चर्चा भी यहाँ आती है कि वो भी हैं तो यशोधर बाबू की ही समकालीन, उसी कल्चर से, उसी संस्कृति से आई हैं, वही संस्कार उनके भी हैं, लेकिन अब
उन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप में बदलाव लाया है। बच्चों के कारण, बच्चों के कहने से वो काफ़ी कुछ अपने आप में बदलाव ला चुकी हैं। जब वो शुरू शुरू में आई तो उन्होंने वो सारे संयुक्त परिवार के नियम कानून का पालन किया जो तब था, और कहीं ना कहीं वो उन रिश्तों में, उन दायरों में, उन नियमों में बंधी हुई थी। लेकिन अब उनका कहना है कि अब ऐसा क्या है, अब बच्चे जैसा कहते हैं, अब बच्चों के हिसाब से हम रहें, हम भी अपने में थोड़ा बदलाव लाएं। अब हम क्यों बाबा आदम के ज़माने की तरह रहें? अगर बदलाव का समय है तो हम बदलाव कर सकते हैं। मुझसे अब उतना सब नहीं होगा। यशोधर बाबू को ये बातें अच्छी नहीं लगती। पत्नी को वो तरह तरह के विशेषण देकर उन्हें चढ़ाते भी हैं। शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़े मुँह मुहासे इत्यादि बातें कहकर उनका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन उन्हें समझ में भी ये भी आता है कि मजाक पत्नी का नहीं, उनका उड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी और बच्चे सब एक साथ हैं। यशोधर बाबू अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि वो समायोजन कर नहीं पाते सबके साथ। उसी किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े खड़े बहुत सारी बातें यशोधर बाबू सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि अगर मैं भी किशनदा जैसा अकेला रहा होता तो कितना अच्छा रहता। मैंने भी अपना पूरा जीवन कम्युनिटी के लिए, अपने वर्ग के लिए समर्पित कर दिया होता। ये सोचते ही उनके मन में फिर ये भी ख्याल आता है कि लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। किशनदा पहले तो बड़े समर्पित रहे, लेकिन बुढ़ापे में उन्होंने बड़े कष्ट झेले। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो किशनदा जो ये कहते थे कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और समझदार उसमें रहते हैं, वो किशनदा रिटायरमेंट के बाद गांव जाने के लिए मजबूर हो गए। और वहाँ जाने के बाद कैसे ही थोड़े समय में उनकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं बता पाता कि कैसे हुई होगी, जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु हो गई। यशोधर बाबू को ये सोचकर पहले तो अच्छा लगता है कि मैं भी ऐसे ही रहा होता, समर्पित, अकेला, तो कितना अच्छा होता। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सोचकर उन्हें लगता है कि फिर मैं भी जो हुआ होगा से मर जाता, कोई नहीं जानता। और इन्हीं विचारों में उलझते हुए, इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए यशोधर बाबू आगे बढ़ जाते हैं। किशनदा की बहुत चलते चलते उन्हें किशनदा की बहुत सारी बातें याद आती हैं। किशनदा बताते थे कि वो लोग कैसे अपने युवावस्था के दिनों में कैसे थे, कितनी मस्ती करते थे, कितने बदमाश थे, लेकिन बाद में वो किशनदा कितने बड़े आदर्शवादी बन गए। यशोधर बाबू को ये सारे मौके नहीं मिले क्योंकि उनके सिर पर बहुत जल्दी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया पिता की मृत्यु के कारण। इसीलिए कभी कभी यशोधर बाबू को इसीलिए कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि जब उनके बच्चे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हैं तो यशोधर बाबू को बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ अच्छा भी लगता है कि इन बच्चों के सिर पर पिता का साया है, मैं हूँ, इसलिए ये लोग बेफिक्र हैं, चिंता मुक्त हैं। और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, अपने पितृत्व को, अपने बड़प्पन को एंजॉय करते हैं। अच्छा लगता है कि जब जिम्मेदारी आएगी तो ये भी करेंगे। ये सारी चीज़ें सोचते हुए यशोधर बाबू चलते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वाकई उनके बच्चे और उनकी पत्नी ज़्यादा सुलझे हुए हैं। कभी कभी घर न लेने के बारे में बच्चों से बहस भी होती है। उन्हें भी लगता है कि शायद बच्चे ठीक कहते हैं। गांव का पुश्तैनी घर इतना ख़राब हो चुका है कि रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहना संभव नहीं है। अगर ले लेता तो अच्छा होता। खैर, ये सारी बातें सोचते हुए यशोधर बाबू बैठे हुए मंदिर से निकलते हैं, प्रसाद लेते हैं, आगे जाके प्रवचन में बैठ जाते हैं। लेकिन प्रवचन में भी उनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है। प्रवचन में बैठे हुए भी उनके पास, उनके दिमाग में तरह तरह की बातें ध्यान आती हैं। कभी किशनदा, कभी उस समय का जीवन, और इस तरह से अपने बच्चों के, अपने परिवार के बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई उनके मन में घूमती रहती हैं। वो अपने आप को भटकने से रोकना भी चाहते हैं कि गीता सुनो, प्रवचन सुनो, लेकिन मन आज भटका हुआ ही है। प्रवचन में जनार्दन नाम सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की भी याद आ जाती है, जो कि बड़े बीमार हैं,
लेकिन यशोधर बाबू उन्हें देखने अहमदाबाद नहीं जा पाते, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इतने सारे रिश्ते नाते निभाने के लिए इतने पैसों की बर्बादी ये ठीक नहीं है। यशोधर बाबू चाह कर भी ये नहीं कह पाते कि मैं अपने पैसों से भी जा सकता हूँ, और वो बच्चों की बातों से मजबूर होकर कहीं ना कहीं मन मार के पड़े हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे उन्हें देखने जाना चाहिए, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें प्रवचन में बैठे बैठे भी वो सोचते हैं कि किस तरह से मेरा जीवन पिछला कैसा रहा, कैसे छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई, और यहाँ आने के बाद कृष्णानंद यानी किशन दा के साथ रहा, और उनका मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया कि पत्नी कहती है कि तुम तो किशन दा की तरह ही बूढ़े हो गए, कि पहले तुम ऐसे नहीं थे लेकिन अब तो तुम पर किशन दा का बड़ा प्रभाव पड़ गया। यशोधर बाबू मानते हैं कि उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, लेकिन उनका मानना है कि उम्र के साथ ही ज़रूरी है। जो कि पत्नी, उनको लगता है मेरी पत्नी में ये सब बदलाव नहीं है, उम्र के साथ जो गंभीरता आनी चाहिए वो अपने आप में नहीं ला रही है। वो नए फैशन के कपड़े पहनना, बिना जो पवित्रता, पूजा पाठ और इसका ध्यान दिए बिना कहीं भी खा पी लेना, कपड़े पहनना, हील्स के चप्पल पहनना, ये सब चीज़ें जो पत्नी करती है उन्हें अच्छा नहीं लगता, कि ये उसकी उम्र के अनुरूप नहीं है। लेकिन पत्नी का कहना है कि ये मेरी मर्ज़ी। तो यशोधर बाबू भी कहते हैं कि तुम्हें जो पसंद है तुम लोग कर रहे हो, जो मुझे पसंद है मैं वैसा रहूँगा। और यही जो होता है, कारण सबसे बड़ा यही हो जाता है कि हम एक दूसरे की थोड़ी बहुत कमियों को अपनाने के बजाय जब हम उनसे दूर हटते हैं, उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने अपने खोल में बंद हो जाते हैं। यानी हम उस गैप को बढ़ाते जाते हैं, चाहे कोई भी हो, जनरेशन गैप या पीढ़ी के अंतराल के बच्चों सबसे ज़्यादा ही बात है। जैसे आप 2 पीढ़ियाँ ही आजकल ज़्यादा साथ रहती हैं, मम्मी पापा और बच्चे, आप में ही बहुत सारे मतभेद होते हैं। और अगर 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ आपके बहुत सारी बातों में मतभेद होते हैं। लेकिन जहाँ दोनों पक्ष थोड़ी थोड़ी समझदारी दिखाते हैं, वहाँ पे वो गैप बढ़ता नहीं है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। और जहाँ दोनों भी पक्ष बिल्कुल नहीं समझना चाहते, ना थोड़ा बड़े बुज़ुर्ग और ना थोड़ा बच्चे, दोनों में ये चीज़ नहीं आती, वहाँ ये अंतराल बढ़ता जाता है। यशोधर बाबू को भी कहीं कहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की बातों में इंटरफेयर नहीं करते, किसी तरह का किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन महसूस तो होता है कि ये अंतर है। इसी तरह से प्रवचन में पूरे समय वो अपने परिवार में ही उनका ध्यान लगा रहता है, और इन्हीं सब चीज़ों में डूबे हुए किशन दा में, परिवार में ऐसे ही वो चलते रहते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे किशन दा जब यहाँ पे रहते थे, मेरा परिवार बन चुका था, तब भी मेरी चिंता उन्हें होती थी कि मुझे सैर से आते जाते देखते थे कि मैं उठा हूँ कि नहीं, कभी कभार चाय पी लेते थे। मेरा परिवार बढ़ जाने के बाद ये चीज़ें उतनी मैं भी जितना उनके लिए करना चाहता था कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ भी बदल चुकी थीं। और किशन दा का वो कुर्ता पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, गोल विलायती टोपी और खड़ाऊँ वाला रूप, छड़ी लिए हुए, ये इनके मन में हमेशा जीवित रहता है। ये सदाबहार रूप किशन दा का है जो यशोधर पंत के मन में है। किशन दा के दिल्ली में रहने तक ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसी दौरान उनके मन में आती हैं। वो बैठे प्रवचन में है लेकिन उनका मन कहीं और है। पूरी तरह से आज उनका मन बेचैन सा है, बार बार किशन दा याद आ रहे हैं। वो किशन दा जो दिल्ली में रहकर कुमाऊँ समाज के, कुमाऊनी समाज के अभिभावक थे। हर काम, हर तीज त्यौहार, रीति रिवाज बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता था, और उसके मुख्य कार्यकर्ता, पट्ट शिष्य मतलब मुख्य शिष्य, उसके मुख्य शिष्य यशोधर बाबू रहा करते थे। किशन दा के जाने के बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो गईं। यशोधर बाबू चाहते हैं कि ये सब चीज़ें मैं अपने घर करूं, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। यशोधर बाबू चाहते हैं कि किशन दा के जाने के बाद समाज का सबसे बुज़ुर्ग मैं हूँ, मुझे माना जाए, लेकिन
अब तो समाज ही नहीं रहा, सब अपने अपने में रह गए। तो जब समाज की ही संरचना बिगड़ गई तो समाज का बुजुर्ग कहाँ से होगा। यहाँ तक कि वो तो चाहते हैं कि बच्चे भी हर काम मुझसे पूछ कर करें, लेकिन अपने अपने घर में भी उनका ये इतना अधिकार या इतना जो कह सकते हैं स्थान उनके बच्चे भी नहीं देते। अब ये चीज़ें जो हैं कि यशोधर बाबू का ये सोचना कि बच्चे हर काम हमसे पूछ कर करें, उनके अपनी जगह, उनके अपने विचारों के हिसाब से, कि जो एक अनुभव है, उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ, उनके हिसाब से सही है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का ये कहना कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, आप जानते ही नहीं, हम उसके बारे में आपसे क्या पूछें, वो भी गलत नहीं है। लेकिन दोनों अपनी अपनी बात को सच मानते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए घर में कंप्यूटर लाना है, तो बच्चों की पीढ़ी तो सोचेगी कि भाई कंप्यूटर लाना है, हमारे काम की चीज़ है, हम ले लेते हैं, इसमें पिताजी से या दादाजी से क्या पूछना, उन्हें नहीं पता है। लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, इतनी बड़ी चीज़, इतनी महंगी चीज़ आ रही है तो मुझसे पूछना तो चाहिए, भले ही मुझे नॉलेज ना हो, मैं पूछूंगा क्या क्या इसकी ज़रूरतें, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और फिर मैं हाँ बोल दूंगा, तुम लोग लेके आओ, यानी मेरा रुतबा बना रहेगा। लेकिन दूसरी पीढ़ी कहती है कि ऐसे झूठे रुतबे का क्या फ़ायदा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पीढ़ी का अंतराल कहते हैं। तो इसी चीज़ों पे बच्चे बहस कर लेते हैं। यशोधर बाबू इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए सब्जी मंडी जाते हैं। सब्जी खरीदते हुए उन्हें ध्यान आता है कि उनका मन करता है कि अब वो थोड़े बुज़ुर्ग हो गए हैं, थोड़े उम्र वाले हो गए हैं, बच्चे कभी ये अगर कह देते कि बब्बा आप रहने दो, सब्जी भाजी दूध राशन वगैरह हम ला दिया करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन कहना तो दूर की बात, बच्चे कभी हंसी में भी नहीं कहते, कभी कहने पे भी नहीं तैयार होते, उल्टा कहते हैं कि नौकर रख दो, वो लाएगा, हमारे बश की बातें ये नहीं हैं। यशोधर बाबू को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खुद ही ले आते हैं। यशोधर बाबू को इस चीज़ की भी शिकायत है कि उनका बेटा अपनी सैलरी उन्हें नहीं देता। बेटे का कहना है कि कैसे दूँ, सैलरी तो मेरे अकाउंट में आती है, वही हाथ में, पहले का ज़माना नहीं रहा कि आई और हमने हाथ में रख दिया, दोनों अपनी जगह पे सही हैं। यशोधर बाबू का कहना जॉइंट अकाउंट बनवा लो, बेटे का कहना है कि ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। यानी वही चीज़ें बार बार हमें हर जगह पे ये चीज़ें मिल रही हैं कि कैसे हम इस जनरेशन गैप में, कैसे विचारों का अंतर होता है, कि बच्चे जो जो घर में कर रहे हैं, कि घर पंत जी के नाम से, चूँकि कार्यालय का घर है तो उनकी तरफ से है, लेकिन बच्चे उस घर को अपनी तरफ से सजाते हैं। ये इन्हें अच्छा नहीं लगता कि बच्चे काम तो करें पर मुझसे पूछ के करें, पर बच्चों का मानना है कि जब ज़रूरत है तो इसमें पूछने की क्या बात है, घर डेकोरेट ही तो कर रहे हैं, सजा ही तो रहे हैं, कौन सा ख़राब कर रहे हैं, इसमें क्यों पूछना। और आपको इसकी क्या नॉलेज है कि कैसा कारपेट लगेगा, कौन सा फ्रिज आना है, कौन सा टीवी आना है, तो इसमें क्या पूछना। यही सारी चीज़ें जो होती हैं कि दोनों पीढ़ियों का अपना अपना जो विचारों का अंतर होता है। यहाँ तक कि पत्नी भी कहीं ना कहीं बच्चों के ही साथ रहती है, बच्चों को सपोर्ट करती है, और यशोधर बाबू चाह कर भी अपना महत्व जता नहीं पाते हैं। यशोधर बाबू इन्हीं सारे विचारों में उलझे हुए अपने घर की तरफ चलते चले जाते हैं। और जब वो अपने घर के पास पहुंचते हैं, जहां सिर्फ 3 क्वार्टर बचे हुए हैं, एक पे उनका नाम लिखा था YD पंत। आज जब वो वहाँ पर देखते हैं, उस जो इनके नाम की तख्ती लगी हुई थी, तो नाम तो वही है, घर वही है, लेकिन इनको लगता है कि ये तो कहीं गलत जगह पर आ गए हैं। घर के पास बहुत सारी भीड़ भाड़, सजे सजाए गुब्बारे, झालरे वगैरह, तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत जगह पे आ गया। लेकिन अचानक अपने बड़े बेटे को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, सही है। वो किसी से हाथ मिला रहा था और जो अतिथि था वो कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि बात क्या है। फिर उन्हें लगता है कि ये बच्चे कुछ तो कुछ करते रहते हैं, वही जाने। फिर अचानक वो देखते हैं कि उनकी पत्नी और बेटी भी वहाँ खड़ी है। पत्नी और बेटी का पहनावा भी इन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, लेकिन याद आता है कि इनकी कही बातें कोई सुनता नहीं है।
खैर, इन सारी चीज़ों को देख के थोड़ी देर तो वो वहीं खड़े रहते हैं और जब ज़्यादा भीड़ चली गई तब धीरे धीरे अपने क्वार्टर में जाते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं, बड़ा बेटा झिड़कते हुए कहता है, बड़े थोड़ा गुस्से में, कि सिल्वर वेडिंग के दिन भी आप 8:30 बजे घर आ रहे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपका वेट कर रहे थे। यशोधर बाबू वही वाली शर्मीली हंसी हंसते हैं जो उस समय वो ऑफिस में मुस्कुराए थे कि हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। तो रिश्तेदार कहते हैं कि जब से तुम्हारा बेटा कमाऊ हो गया। यशोधर बाबू को लोगों के द्वारा अपने बेटे की कमाने की बातें करना, उनकी चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है। एक तरफ उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा भी लगता है। कुछ चीज़ें जो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं, जैसे गैस का चूल्हा लाना, टीवी लाना, फ्रिज लाना, समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, लेकिन जब कोई उसकी तारीफ़ करता है तो उन्हें बड़ा गर्व का अनुभव भी होता है। तो इसी जो पशुपेश है, इसी तरह की जो मनोभावनाएं हैं, उसमें वो उलझे रहते हैं। उन्हें ये सिल्वर वेडिंग की पार्टी तो समहाउ इम्प्रॉपर लगी, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी भी हुई कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसको अपनी शादी के लिए भी कर्जा लेना पड़ा था, आज उसकी शादी की रजत जयंती में अच्छी खासी पार्टी हो रही है। फिर अचानक ये पार्टी कैसे प्लान होती है, इसकी योजना कैसे बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होती है आपस में। बेटा और जो रिश्तेदार हैं वो सभी सब बातें करते हैं। आए हुए अतिथियों से यशोधर बाबू का परिचय, जो बचे हुए हैं उनसे बेटा परिचय कराता है और ये भी बड़ी अच्छे से, बड़ी औपचारिकता के साथ हर एक से मिलते हैं कि मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अपनी औपचारिकता अपने व्यवहार से ये जताते हैं। अब बच्चे केक काटने के लिए जब आग्रह करते हैं तो पहले तो पत्नी भी शर्माती है, लेकिन फिर वो पहुंच जाती है। यशोधर बाबू को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे केक कटवाया जाता है। केक तो काट लेते हैं, लेकिन खाने के लिए वो तैयार नहीं होते कि अभी तक मैंने संध्या पूजन नहीं किया है, इसलिए मैं अभी कुछ खाऊंगा नहीं। तो बेटा झुंझलाते हुए कहता है कि ठीक है, जाइए आप संध्या पूजन कर लीजिए। ये संध्या पूजन के लिए जाते हैं और जानबूझकर बड़ी देर तक पूजा करते रहते हैं। सोचते हैं कि सब लोग चले जाएं तब मैं जाऊं। पूजा करते हुए भी, संध्या पूजन के दौरान भी बार बार किशनदा इनके दिमाग में घूमते रहते हैं। उनसे जो जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें इन्हें याद आती हैं। आज ये ध्यान नहीं लगा पाते कि जिस तरह से रोज़ ये ध्यान करते थे पूजा के लिए, आज वो ध्यान इनको लगता नहीं है। बड़े विचलित से हैं। किशनदा आ रहे हैं, कैसे कैसे बातें किशनदा कैसे कहा करते थे कि जो हुआ होगा से ही लोग मरते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं। अब उस किशनदा को ही देखकर वो बातें करना चाहते हैं। अचानक पत्नी फिर बाहर से आवाज़ लगाती है कि क्या आज वहीं बैठे रहोगे, और वो पूजा करते करते उठ जाते हैं और उसी पूजा के वेश में ही गमछा पहने हुए बाहर आ जाते हैं। गमछा यानी पतली तौलिया, बारीक कॉटन की जो टॉवेल होती है उसे कहते हैं। गमछा पहने देखते ही बच्चे गुस्सा जाते हैं कि ये लोग गए तो इसका क्या मतलब कि आप गमछा पहन के आ जाइए, ढंग से कपड़ा पहन के आइए। यशोधर बाबू कुछ पैकेट्स को देख के कहते हैं कि ये कोई भूल गया है। तो बच्चे बताते हैं कि ये तो आपके प्रेजेंट, आपके उपहार हैं। यशोधर बाबू शर्माते हुए कहते हैं कि अरे इस उम्र में कौन सा प्रेजेंट। इतने में बड़ा बेटा भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर कहता है कि ये ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ये ड्रेसिंग गाउन है, जब आप दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहन के जाते हैं, अब इसे पहन के जाया कीजिएगा। और वो प्रेजेंट उन्हें, वो ड्रेसिंग गाउन उन्हें पहनाया जाता है। बच्चे ला के पहनने का आग्रह करते हैं, वो पहनते हैं। पहनते हुए कहते हैं कि अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, और उनकी आँखों की कोर में, आँखों में आंसू आ जाते हैं। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा जो यह कह रहा है कि आप ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाइए, यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा।
इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वो किशंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ उससे हुई होगी। बच्चों, यहाँ पे ये गाउन पहनते पहनते उनके मन में, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें ये बात दुख दे जाती है कि ये जो उपहार बच्चा लाया है, ये इसलिए लाया है कि मैं दूध लेने के लिए फटा स्वेटर पहन के जाता हूँ, उसके बदले ये पहन के जाऊँगा। यानी उनको ये महसूस होता है कि ये मेरे प्यार के कारण नहीं लाया, ये समाज में अपने आप को दिखाने के लिए लाया कि इसके पिता ड्रेसिंग गाउन पहन के दूध लेने जाते हैं, वरना लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि फटा स्वेटर पहने हैं। इन्हें अपेक्षा इस बात की थी कि बच्चा ये कह जाए कि बाबा आपकी बहुत उम्र हो गई है, अब दूध मैं ले आऊँगा, आप आराम से घर में बैठो। लेकिन इनकी वो अपेक्षा नहीं पूरी होती है, बल्कि इन्हें जो मिलता है वो इस कारण कि समाज में बेटे की नाक बनी रहे, शायद ये बात उन्हें दुख दे जाती है। दूसरी चीज़, वो ड्रेसिंग गाउन पहन के किशनदा उनके अंदर उतर आते हैं, क्योंकि किशनदा भी ऐसा ही पहना करते थे। बच्चों, यहाँ पे यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाना हमें वाकई विचलित कर देता है कि उन्हें दुख होता है। लेकिन जो जनरेशन गैप की, एक पीढ़ी के अंतराल की जो बात है, वो यहाँ भी वही आती है कि अपना अपना सोचने का ढंग है। कि यशोधर बाबू को अपेक्षा है कि बच्चे मुझसे सारी जिम्मेदारियाँ ले लें और मुझे कहें कि बब्बा आप आराम से बैठो। लेकिन जो बच्चों का है, आजकल की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो ये भी सोच सकते हैं कि अभी आप इतने बूढ़े नहीं हो गए कि आप दूध लाने नहीं जा सकते, अभी तो आप ऑफिस भी जा रहे हैं, और मान लो रिटायर भी हो जाते हैं, अगर हाथ पैर ठीक ठाक है तो आपकी थोड़ी वॉकिंग ही हो जाएगी, आपका थोड़ा घूमना फिरना ही हो जाएगा। तो दोनों पीढ़ियाँ अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन वही चीज़ होती है पीढ़ी के अंतराल में कि थोड़ा थोड़ा जो सोच का अंतर होता है। इसे अगर हम मिल बैठ के समझा सकते हैं, मिल बैठ के एक दूसरे से बातें कर लें, तो शायद हमारा ये अंतराल कम हो जाए। लेकिन हम अपनी बातें अपने मन में ही लिए रहते हैं। जैसे यशोधर बाबू इस चीज़ को मन में ही लिए हैं, तो उन्हें भी दुख दे रहा, और बच्चे भी अपने मन में उस चीज़ को लिए रहते हैं, तो दोनों तरफ से ये खाई बढ़ती है। तो यही है पीढ़ी का अंतराल। कि पहले की पीढ़ी थी, जैसे पहले की पीढ़ी अक्सर कहती है कि हम तो 10 रुपये बचाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चले जाया करते थे, और आज तुम लोग थोड़े थोड़े के लिए 100-100 200 रुपये दे देते हो। तो अपनी जगह पे वो भी सही है। लेकिन दूसरी पीढ़ी कहती है कि आपके पास पैसा नहीं था लेकिन समय था, पर आज हमारे पास पैसा है पर समय नहीं है, तो हम उस समय को 4 किलोमीटर पैदल चल के आने की बजाय हम 4 मिनट में आ जाते हैं। पैसा लगता है पर हमारे 4 मिनट तो बच जाते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी सी जो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत जो समायोजन कह सकते हैं, अगर हम करें तो शायद ये पीढ़ी का अंतराल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। हम मिल बांट कर एक दूसरे से बातें करके इस अंतराल को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यशोधर बाबू की तो कहानी यहाँ पे पूरी होती है, लेकिन थोड़े से दुख के साथ, उनकी आंखों में आंसू के साथ। बच्चों, हम ज़रूर अब ये कोशिश करें कि हम अगर 2-3 पीढ़ियों के साथ रह रहे हैं, तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए, हमें ही करनी चाहिए, या हम जहाँ से भी किस भी उसमें हो कि किसी भी पीढ़ी के आंखों में आंसू दूसरी पीढ़ी के कारण ना आए। हम उन्हें मिलजुल कर, समझा कर, मिल बांट कर ठीक कर सकते हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है कि पीढ़ी के अंतराल को बढ़ाने की बजाय हम उसे धीरे धीरे कम कर सकें। पश्चिमी सभ्यता की तरफ ना जाकर अगर हम अपने संस्कारों को और अपनी सभ्यता को फॉलो करते हैं, उसको थोड़ा बहुत भी अपनाते हैं, तो शायद ये पीढ़ी के अंतराल धीरे धीरे कम होंगे। ये हमें दुख नहीं देंगे, कभी फिर किसी यशोधर बाबू की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। यही इस पाठ का उद्देश्य है, और मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे जुड़ी हुई जो कुछ आवश्यक सामग्री है या कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।